नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोहे। तिब्बत से आए जलजले ने नेपाल में ऐसी तबाही मचाई जिसका दर्द दशकों तक मिटने वाला नहीं है। तिब्बत से निकला तबाही मचाने वाला ये पानी नेपाल में गदर मचाने के बाद अब भारत की ओर बढ़ गया है। यही वजह है कि भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के करीब 1700 किलोमीटर बॉर्डर पर अलर्ट है। बिहार के 9 जिले और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में इस वक्त हाई अलर्ट है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी में अचानक से पानी बढ़ने से बैराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही नदी किनारे वाले इलाकों को खाली भी करवाया जा रहा है। हालात कितने संवेदनशील हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद पीएम मोदी भी अलर्ट मोड में हैं और गृहमंत्री अमित शाह भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गृहमंत्री ने बुधवार को ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोनों राज्यों में नदियों में संभावित वृद्धि के बारे में बात की है। अमित शाह ने कहा कि नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही बेहद हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि मैंने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से इस आपदा के बारे में बात की है। क्या ये महज कुदरती हादसा है या भारत में इस संकट से निपटने की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर समीक्षा भी की गई है और हम इन सब सवालों को लेकर अपने मेहमानों के साथ चर्चा भी करने वाले हैं। तो नेपाल में हाहाकार मचा हुआ है और इस तबाही के मंजर को देखकर ही खौफ आ रहा है। ऐसे में भारत को कितना अलर्ट होने की ज़रूरत है, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के जो सीमावर्ती इलाके हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, वहाँ पर कितना बड़ा खतरा है, इसको लेकर सरकारें तो समीक्षा कर ही रही हैं। हम भी अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और सवाल ये कि इतनी तेज़ी से पानी और मलबा अचानक से आया है, क्या इस घटना को पहले से डिटेक्ट किया जा सकता था, प्रिडिक्ट किया जा सकता था? क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास उस तरह से मजबूत हैं कि पहले से इसको लेकर जानकारी मिल सकती है, या भी इस पर बहुत काम करना बाकी है, बहुत रिसर्च करना बाकी है? इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे नेपाल में भारी तबाही की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है और भारत में इसको लेकर कितनी सतर्कता अभी बरतनी चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सिंह जी हैं, पूर्व महानिदेशक हैं एनडीआरएफ के, आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रभास पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व एडीजी हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, आपका भी स्वागत है। शुरुआत संजय जी आप ही से कर लेते हैं। नेपाल में जिस तरीके से ये भारी तबाही आई है, भीषण बाढ़ की जो तस्वीरें आई, उसने पिछले साल इसी महीने यानी अगस्त 2025 में जो उत्तरकाशी के धराली में आपदा आई थी, वो भूस्खलन हुआ था, जो फ्लैश फ्लड हुआ था, उसकी यादों को फिर से ताज़ा कर दिया है। लेकिन इस तबाही ने खतरा और ज़्यादा बढ़ा दिया है, चिंता बढ़ा दी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि नेपाल से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं और आपका आकलन क्या कहता है, सबसे बड़ी वजह इस तबाही की क्या हो सकती है? जी हाँ, आपने विभीषिका का दृश्य दिखाया। निश्चित रूप से बहुत बड़ी तबाही हुई है और सैकड़ों लोग अभी मिसिंग हैं, कई डेड बॉडीज प्राप्त हो गई हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो ये जो ग्लोफ है, जो ग्लेशियल लेक फॉर्मेशन, इसके कारण बहुत बड़ी तबाही होती है और ये ऐसी जगह पर होता है जहां पर कि वार्निंग मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो रॉक और ये एवलांच एक साथ जब आता है तो ये ब्लॉक कर देता है रिवर के फ्लो को, और इस फ्लो के कारण जब वो लेक बड़ा हो जाता है, प्रेशर पानी पर इतना बढ़ता है कि अचानक ही वो इतने बड़े जो ग्रेडियंट इतना अधिक होता है हिल स्लोप्स पर, उस स्लोप से नीचे जब आता है तो वो रॉक और बड़े बड़े पेड़ और जो भी सामने आता है उस मलबा को लिए हुए आगे बढ़ता है। उसका इम्पैक्ट और मोमेंटम इतना अधिक होता है कि चाहे वो कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिज हैं, हमारे पावर हाउसेज है, सारा का विनाश होता है। और ये रास्ता ऐसा था कि जो ये तो पुराना ये रसवा का एरिया, जो कि पुराना ट्रेड रूट भी है निका तिब्बत के साथ, और वहाँ पर बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स है। हालांकि मानसून में ट्रैकिंग उतना पॉपुलर नहीं होता है, लेकिन एट द सेम टाइम यह मानसरोवर यात्रा का रूट है और बहुत ही पॉपुलर रूट है। वहाँ पर बहुत से लोग जाते हैं। अभी लोकल फेस्टिवल का वहाँ पर समझा जाता है कि वो ट्रैकिंग रूट्स में वहाँ पर 100 से ज़्यादा लेक्स हैं और उसमें कुछ पवित्र लेक्स ऐसे हैं जहाँ पर कि अभी पूर्णिमा को कल के दिन वहाँ पर लोकल फेस्टिवल का आयोजन होना था, तो उस संदर्भ में भी लोगों का मूवमेंट बहुत अधिक था। तो इसके कारण ज्यादा तबाही हुई है। और निश्चित रूप से जब ये पानी त्रिशूली नदी में मिलता है तो वो बिहार होकर के जो वहाँ पर
वाल्मीकि नगर का बराज है, उसके थ्रू ये बिहार में एंटर करता है। और वहां पर भी अभी सारे गेट्स पता चला है कि खोल दिए गए हैं, ताकि प्लेन में आकर के पानी उतना इम्पैक्ट ना करे, उसका मोमेंटम कम रहे। जी। वहां पर बहुत सारे जिलों में अलर्ट अभी जारी कर दिया गया है, उस पर वॉच रखा जा रहा है। और जो अभी भी जो लेक्स फॉर्मेशन है कुछ बचे हुए, वहां पर भी सेकेंडरी अभी हैजर्ड्स समझा जाता है कि वहां पर है। जी तो बिल्कुल। इस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीमें हैं, कितना उन्हें ये काम उनके लिए चैलेंजिंग रहता है, इस पर हम आगे आपसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रभास पांडे जी भी जुड़ गए हैं। प्रभास जी, जब ये तस्वीरें सामने आई, दिल दहल उठा और ऐसा लगा कि शायद ये एआई तस्वीरें हैं, काश के ऐसा होता। लेकिन ये जब समझ में आ रहा है कि सब कुछ रियल है और किस तरीके से भारी तबाही हुई है, वो मंजर आंखों के सामने लगातार तैर रहा है, इसके पीछे आपको सबसे बड़ी वजह क्या लगती है? अचानक से बाढ़ का आना और इतनी विभीषिका अपने साथ लेकर आना। मैं इसमें जो वैज्ञानिक या भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके हिसाब से बात करूंगा। जी। पहले तो कि ये आपदा आई कैसे, अभी पूरा आंकलन नहीं हो पाया है, क्योंकि ये बहुत सुदूर इलाका है। लेकिन अभी तक जो 2-3 थ्योरीज लगाई गई हैं, एक ये तो है कि कोई एवलांच की वजह से एक रिवलेट जो है वो ब्लॉक हुई थी, और जिसकी बर्स्टिंग की वजह से ये इतना फ्लो पानी का आया है। दूसरा कारण जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के फ्लड्स होते हैं, वो एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। जो एक पानी संचय हो गया है, और ये देखने की बात है कि इस एरिया में जहाँ पर ये इसका जन्म हुआ इस आपदा का, वहाँ पर बहुत कम पानी या वृष्टि होती है। तो ये मुझको लगता है कि ये कोई ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है, क्योंकि कई वर्षों से पानी वहाँ पर उसका संचय हो रहा होगा, और वो जो आर्टिफिशियल डैम जिसको कहिए, जो प्लेन द्वारा बनाया जाता है, वो उसकी बर्स्टिंग की वजह से इतना हैवी फ्लड यहाँ पर आया है। अब थोड़ा सा इसका अभी देख रहे हैं जिस हिसाब से तबाही हुई है, कई सेटलमेंट्स बिल्कुल तबाह हो गए हैं, कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नष्ट हो गए हैं। तो इन सब को हमको कंसीव करने से पहले हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या यहाँ पर आपदाएं आ सकती हैं। मेरे ख्याल से इन आपदाओं को थोड़ा नज़रअंदाज किया गया है, और ये नॉर्मल टेंडेंसी इस वक्त देखी गई है। कह सकते हैं कि टूरिज्म का बढ़ावा, चाहे वो नेपाल हो, काफ़ी हद तक हिंदुस्तान हो, यहाँ पर टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी वजह से ज़्यादा सेटलमेंट्स जो हैं वो कन्वीनियंट लोकेशन से बन रहे हैं, जो कि रिवर के किनारे मिलते हैं। पहाड़ों में आप ऊपर जाइए तो रोड नहीं होती हैं, और नदी के किनारे ये सब बस्तियाँ बन जाती हैं। लेकिन हम इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं कि ये सब रिवर के फ्लड प्लेन पे आती हैं, और अगर कोई अनप्रेसिडेंटेड जैसा हादसा अभी हुआ है, उसकी वजह से जो जान माल का नुकसान बेहिसाब होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बहुत आ रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के इन्वेस्टिगेशन पर बहुत हमको ध्यान देना पड़ेगा, पर्टिकुलरली हम जो हिमालय क्षेत्र के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से नहीं हुआ तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। अभी रिसेंट एग्जांपल जो है वो ऋषिगंगा का है, जैसा आपने पहले कहा। बिल्कुल। डॉक्टर प्रभास, क्या हमारे पास ऐसा कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिसके ज़रिए इस तरह की घटनाओं को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, चाहे वो फ्लैश फ्लड हो या हैवी लैंडस्लाइड हो, जैसा कि यहाँ पर हुआ? जैसा मैंने कहा कि ये सब बहुत जो आपदाओं का जहाँ जन्म होता है वो बहुत रिमोट एरियाज है जी। वहाँ पर केवल हम रिमोट सेंसिंग मीन्स से ही उनका थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग कर सकते हैं। वहाँ पर जाके कोई परमानेंट स्टेशन लगाना मॉनिटरिंग का या ऑब्जर्वेटरी लगाना एक बहुत ही तथा उसको मेंटेन करना, क्योंकि हर चीज़ में बैटरी और ये सब चीज़ चाहिए होती हैं। अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई आपदा आती है तो वहाँ पर बैटरी फंक्शनल नहीं होती है, तो हमको वो जो सेंसर्स हैं उनका डेटा नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमको रिमोट सेंसिंग अप्रोच से इन एरियाज की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये इतना वास्ट एरिया है, इतना वास्ट क्षेत्र है जी, और हमारे रिसोर्सेज अभी लिमिटेड हैं कि हम किस हद तक इनकी मॉनिटरिंग कर पाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ कह सकते हैं ग्लेशियर लेक्स हैं, और जिनकी एक बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा।
यानी इतना आसान नहीं है इस तरह की चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाना, और इसमें काफ़ी वक्त भी लगता है। और साथ में जैसा कि आपने भी कहा कि प्रकृति के साथ जितना छेड़छाड़ होगी, चाहे वो पहाड़ी इलाके कोई भी हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, नेपाल में जो हम देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनेगा डेवलपमेंट के नाम पर, जिस तरह से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, उसकी वजह से भी ये घटनाएं बढ़ी हैं। संजय जी, जो रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है वो हालांकि देवदूत बनकर काम करते हैं, लेकिन उनके अपने लिए भी खतरा वहां पर बना रहता है। किस तरह की सावधानियां बरतते हैं, और अभी मौसम क्योंकि बिगड़ा हुआ है, क्या चैलेंजेस सामने आ रहे होंगे? जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर जो बहुत से चैलेंजेस इस प्रकार के हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जहाँ पर कि पहुँचना बहुत मुश्किल है जी। और वेदर कंडीशन के अलावा भी रोड्स ब्रिजेज सारे वही टूटे हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में वहाँ पहुँचने का पहला चैलेंज तो ये है कि वहाँ पर जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो मैन पावर है, वो वहाँ पहुँचे, और बाकी स्थानीय जो भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, वो नो हाउ अवेलेबल है, उनकी मदद से वहाँ आइडेंटिफाई करके और अपने जो रेस्क्यू एरिया है सर्च एंड रेस्क्यू का, वो अलोकेट कर सके वहाँ पर। फिर रहा कि वहाँ पर प्रकाश का, लाइट का प्रबंध, तो उस तरह से कुछ तो काम करने के लिए इक्विपमेंट होता है, तो फिर उसको मुहैया कराना वहाँ पर। फिर बड़े बड़े वहाँ पर बुलडोजर, जेसीबी इत्यादि बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी की आवश्यकता होती है इस तरह की स्थिति में। उनका मोबिलाइजेशन और उनको पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से पहला चैलेंज तो यह है कि वहाँ पर पहुँचा जाए। फिर ये एरिया इतना फैल गया है, जो डिवास्टेशन का, जो वहाँ पर जहाँ सर्च एंड रेस्क्यू होगा तो उसकी लंबाई बहुत अधिक है, चौड़ाई बहुत अधिक है, और डेप्थ भी बहुत अधिक है। और डेप्थ भी सिर्फ वो सैंड और सॉइल नहीं है, वहाँ पर रॉकी सिचुएशन है। तो इन सब को देखते हुए निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसमें काफी टीम की आवश्यकता होगी, काफी समय भी लग सकता है उसको करने में, और इक्विपमेंट के मोबिलाइजेशन निश्चित रूप से चैलेंज एक रहेगा, और दिन रात काम करने की आवश्यकता है, ताकि अगर कोई इस तरह का सर्च एंड रेस्क्यू चला जाता है, हम लाइफ का सर्च कर रहे हैं, तो इसमें गोल्डन आवर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई कुछ भी जान उसमें अगर मिल गई बचे हुए, तो वो हमारा जो प्रयास है वो सफल माना जाएगा। और ये क्षेत्र इतना लंबा है कि जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक टीमों को डिप्लॉय करके उनको आपस में प्रायोरिटी के अनुसार, स्पेशलाइजेशन के अनुसार, इक्विपमेंट के अनुसार टीमें बांट करके वहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए। तो ये हमारी प्रथम आवश्यकता होगी। बिल्कुल, बहुत ही बहादुरी और बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये कार्य है। हालांकि मौके पर रेस्क्यू टीमें मोर्चा संभाल चुकी हैं और लगातार राहत बचाव का काम किया भी जा रहा है। लेकिन डॉक्टर प्रभास, जिस तरीके से पलक झपकते ही ये हादसा हुआ, इतनी बड़ी ये घटना हुई कि सब कुछ, चाहे इमारतें हों या जो आसपास के गाँव थे, एक बड़ा क्षेत्रफल, सब कुछ वो तबाह हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। जनजीवन यहाँ पर कब पटरी पर लौट पाएगा ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है, दशकों लग जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है इस आपदा के बाद, क्योंकि 1700 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्रफल है, जो सीमावर्ती इलाका है, चाहे वो बिहार में, उत्तर प्रदेश में हो, वहां पर भी हाई अलर्ट है, और कहा जा रहा है कि 2.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल से छोड़ा गया है। देखिए, मैं इस विषय में एक बात कहना चाहूँगा जी कि भारत देश में और कई इस तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पर आपदा प्रबंधन जो 2-3 स्टेजेस में होता है, उसमें जो आपदा के पहले की स्टेज होती है पूर्व, जिसमें मिटिगेशन एफर्ट्स होते हैं, और दूसरा जो आपदा के बाद की हम करते हैं, हम अधिकतर हमारा फोकस आपदा के बाद में ही रहता है, लेकिन आपदा के पहले हम क्या कर सकते हैं उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। चाहे वो भूकंप की आपदा हो, चाहे वो लैंडस्लाइड या इस तरह के फ्लैश फ्लड्स की आपदा हो। अगर हम अपने को तैयार रखें इन सब चीजों के लिए, वो एक बड़ी भारी उपलब्धि होगी। लेकिन हमारा सारा फोकस ये होता है कि आपदा आ गई, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। उसमें मेरे ख्याल से हमारी जो मशीनरी बहुत सक्षम है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी जितनी भी मशीनरी हैं, दे आर ऑल वेरी वेल ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड। लेकिन आपदा के पहले हम किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं ताकि आपदा के इफेक्ट को कम कर सकें, वो अभी एक समझिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गैप है हमारे आपदा प्रबंधन की तैयारी में। तो हमको इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, मेरे ख्याल से कोई उस पर प्लानिंग नहीं है। और जैसा नेपाल का केस देख रहे हैं आप, इसी तरह से काफ़ी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में भी जगह होंगी जहाँ पर लैक ऑफ प्लानिंग, आपदा को दृष्टि में रखते हुए जो हमारी प्लानिंग है वो उस तरह से शायद नहीं हो रही है। तो इस तरह की ट्रेजेडी तो नेचर है,
ये तो अपने अपना अपना रूप दिखाते रहेगा, चाहे वो भूकंप के फॉर्म में हो, चाहे फ्लैश फ्लड्स के फॉर्म में हो, चाहे लैंडस्लाइड्स के फॉर्म में हो। वो तो अपना उसका नेचर है, उसमें हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम उसको कैसे मैनेज करें, उसके लिए हमको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। जहां पर जैसे नेपाल के केस में भी मुझको दिख रहा है कोई तैयारी नहीं। जी। इवन एक तरह से एनकरेज कर किया गया है कि आप जो फ्लड प्लेन्स हैं उसमें बसें, क्योंकि वो बहुत रेवेन्यू लाते हैं वो प्लेन्स टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में इस तरह की रिपीटेडली ये चीज़ें। और अभी देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट का बहुत इसमें एक रोल है। जी। जो जो इवेंट्स हो रहे हैं ये एक्सट्रीम इवेंट्स कहलाते हैं। या तो बारिश नहीं होगी, बिल्कुल सूखा पड़ेगा, जब बारिश होगी हाँ। तो बेहिसाब बारिश होगी और इस तरह की ट्रेजेडीज हो सकती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का भी एक थोड़ा सा असर है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हमको देखने को मिलेंगी। तो ये आपदाएं जो हैं आने वाले दशकों में मेरे ख्याल से और बढ़ेंगी और उसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, यानी अब वक्त आ चुका है कि भारत और नेपाल को खासतौर से हिमालयी क्षेत्र में मिलकर जॉइंट एक्शन लेना चाहिए या फिर जो जॉइंट डिजास्टर अलर्ट सिस्टम है वो तैयार करना चाहिए। जी, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जी ये बहुत ज़रूरी है कि जो नेपाल की जो रिवर्स हैं जो हिमालय से डिसेंड करती हैं, 11 रिवर एंटर करती हैं बिहार क्षेत्र में, जी। कुछ रिवर्स करती हैं एंटर यूपी क्षेत्र में। हाँ। तो ये सब का जो जल है वो हमारे ही मैदानों में आके फ्लड्स लाता है, रिपीटेडली फ्लड्स लाता है। तो एक जॉइंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हो। जी। इसके लिए हम लोगों को एक जॉइंट एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी ताकि दोनों की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें आपदा के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, जब इस तरह की आपदाएं आती हैं संजय सिंह जी, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, हिमाचल प्रदेश की बात हो, साल दर साल बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनकी समीक्षा भी की जाती है, उसके बाद रिसर्च भी होते हैं। क्या सीखा है हमने, क्योंकि अभी भी लगातार जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो क्या सबक ले पाए हैं और ज़रूरी कदम जो उठाए जाने चाहिए इस तरह की आपदाओं से पहले वो उठा पाए हैं? यहाँ इसमें बहुत विस्तार पूर्वक काम चल रहा है जी। और ये सिर्फ भारत ही भर से नहीं है, तो पूरी दुनिया भर का ये प्रॉब्लम है। और यूनाइटेड नेशंस के भी नेतृत्व में बहुत सारी चीजों पर विचार किया जा रहा है। ग्लोबल लेवल पर सेंडाई फ्रेमवर्क का नाम आपने सुना होगा। उसी तरह सेंडाई फ्रेमवर्क जब यहाँ पर बिल्ड बैक बेटर का प्रोविजन लागू हुआ तो उसके साथ ही भारत सरकार ने भी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की ओर से भी 10 पॉइंट एजेंडा उसमें शामिल किया गया। और नेशनल लेवल पर हर जगह, चाहे वो स्कूल का हो कि इंस्टीट्यूशन लेवल पर हो, ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल्स इत्यादि, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग, जो हमारे SDRF, NDRF और जो भी जितने भी लोकल स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ट्रेनिंग ये बहुत ही विस्तार पूर्वक चल रहा है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्र है, जो पॉपुलेशन है वो बहुत अधिक है। जो हमारे जो दुर्गम क्षेत्र हैं वो भी बहुत अधिक हैं। और जो हमारे डिवास्टेशन का एरिया ऑलमोस्ट 70% के आसपास हमारे एरिया ऐसा है जो कि किसी न किसी तरह के डिजास्टर से अफेक्टेड है। तो इस तरह के सभी चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए भारत सरकार की ओर से भी और जो हमारे NDMA, NDRF, SDRF इत्यादि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी स्टेट डिजास्टर के लिए अलग से विभाग बने हुए हैं, नेशनल लेवल पर भी है, सब लोग उस पर काम कर रहे हैं। अभी ये डिपार्टमेंट नया है और निश्चित रूप से इसमें काम होगा। जैसा कि आपने देखा कि बिल्डिंग के लिए भी बिल्डिंग कोड्स में परिवर्तन किए गए हैं। जो हमारे जो भूकंप रोधी मकान है वो बन रहे हैं, ये पुराने मकान जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो शहरी एरिया है वहाँ पर भी अर्बन फ्लडिंग का ये प्रॉब्लम है, जहाँ पर कि लोग बस गए हैं, निकास के व्यवस्था नहीं है पानी के निकास के, तो उस पर भी काम चल रहा है। और हर क्षेत्र में ये चाहे बिल्डिंग बनाना हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान बहुत ही ज्यादा होता है ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में। तो उसको ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा है
कि उसको भूकंप रोधी और बिल्कुल, यानी जो काम किया जा रहा है, प्रभावित लेकिन कुदरत के प्रकोप के आगे इंसान बेबस ही दिखाई देता है। जब विनाशकारी इस तरह से ये प्रलय आती है तब सब कुछ तहस नहस हो जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो लगातार यहाँ पर काम करती हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कितने समय के बाद या तत्काल वहाँ पर राहत पहुँच रही है, किस तरीके से ट्रेंड किया जाता है। नहीं, अब तो बहुत अप्रोच में एक प्रॉब्लम हमारे बहुत बड़ा सुधार हुआ है कि पहले हम रिस्पांस के लिए करते थे, अब प्रोएक्टिव काम होता है। अब ये जो है शुरू में जैसा कि मिटिगेशन एंड प्लानिंग के स्टेज पर ही काम शुरू हो जाता है और रिसोर्स मैपिंग के साथ, वहाँ ट्रेनिंग के साथ, मॉक ड्रिल्स के साथ तैयारी होती है। उसके साथ ही जो एक्चुअल रेस्क्यू करना है, जब रिस्पांस की बारी आती है, जब आपदा आ जाता है, तो उस समय नेचुरली जो पहला काम होगा वो डिजास्टर रिस्पांस ही होगा। तो वैसे स्थिति में सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो, वो पहला काम है। मेडिकल इमरजेंसी होती है, यहाँ तक कि लोगों के जो क्षेत्र है उसमें प्रभावित लोगों में जो उनकी संपदा होती है, जो कि कैटल है, तो उस तरह से जो उनके मवेशी हैं, उनको लाइव स्टॉक हैं, उनको भी बचाने के लिए आपदा प्रबंधन में इंतजाम होते हैं। जो आपके एग्रीकल्चर के पार्ट्स हैं, जो जिस डिपार्टमेंट की इमरजेंसी आई है उसके जो संबंधित मंत्रालय हैं वो उसमें शामिल होते हैं और सब लोग मिल करके नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आई है तो उनके साथ मिल करके भारत सरकार के और स्टेट की जो करस्पॉन्डिंग एजेंसीज हैं वो सारे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी सब मिलके उसको रेस्पॉन्स देते हैं। और इसके साथ ही फिर हमारा फेज शुरू होता है रिहेबिलिटेशन का, जो आगे रिकंस्ट्रक्शन का और बिल्ड बैक बेटर का। अब जो प्लान हमारा ये है कि सेंडाई फ्रेमवर्क के तहत कि अब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो सब आपदा रोधी हो और इसीलिए उसको इस तरह से बनाया जाए कि हम पहले से ज्यादा अच्छा बनाए, जो कि उसमें प्रभावित ना हो। बिल्कुल डॉक्टर प्रभास, क्योंकि आप अभी जिक्र कर रहे थे ग्लेशियर झीलों का, ये बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि 5 गुना ये ग्लेशियर झीलें बढ़ चुकी हैं और भारत के इस वक्त 6 प्रदेश ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं। ये बताया जा रहा है कि 1990 में जो 107 ग्लेशियर झीलें थी 2024 तक बढ़कर ये 669 हो गई और अब 525% बढ़ोतरी हुई है। देखिए, इस क्लाइमेट चेंज का भी मेरे ख्याल से ये ग्लेशियर लेक्स पे असर पड़ रहा है जी। ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट करके ऊपर तक जा रहे हैं और ये अपने जो लेक्स हैं ये नीचे छोड़ रहे हैं। तो ये लेक का जो मेरे ख्याल से देखभाल करनी होती है या मैनेजमेंट करना होता है, ये बहुत आवश्यक है कि ये बर्स्टिंग स्टेज में तो नहीं आ गए हैं। तो एक मेरे ख्याल से टास्क फोर्स बननी चाहिए जो ग्लेशियर लेक्स की, जो अभी तक एक नेग्लेक्टेड वो था कि ठीक है ये तो प्रकृति की एक वो चीज है, इसमें हम लोग कोई वो ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बड़ी जो हिमालय क्षेत्र में दुर्घटनाएं हो रही हैं वो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की वजह से हो सकती हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि एक हमारे पास एक टास्क फोर्स हो जो इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करे, हेल्थ ऑफ ग्लेशियर लेक, ये किस स्थिति पे है, कोई बर्स्ट करने की स्थिति पे तो नहीं है। अगर है तो उसका हम धीरे धीरे उसका पानी निकालने की व्यवस्था करें ताकि सडन जैसा अभी इस केस में हुआ वो बर्स्टिंग न हो और फ्लैश फ्लड ना आए। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल से आने वाले समय में हमको विचार करना पड़ेगा। यानी टाइम टू टाइम यहाँ पर सर्वे होना चाहिए, मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए, तभी इन घटनाओं से बचा जा सकता है कुछ हद तक। जी बिल्कुल। इसमें कुछ विभाग हैं जैसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है और कई लोग हैं, कई विभाग हैं जो कि ग्लेशियर में काम करते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है। तो ये इनकी मिलके एक मेरे ख्याल से टास्क फोर्स बननी चाहिए वो जहाँ के वैज्ञानिक इन ग्लेशियर्स पे जाते हैं और इनकी मॉनिटरिंग रिमोट सेंसिंग की तरफ की सहायता से और फिजिकली ग्राउंड पर जाके समय समय पे करनी चाहिए। और एक इनको एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि ये किस स्थिति में है। बिल्कुल संजय सिंह जी, आप बेहतर बता पाएंगे कि अभी जिस तरह की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, खासतौर से पहाड़ी इलाकों में, जो ज़रूरी कदम हालांकि उठाए भी जा रहे हैं सरकार की ओर से, लेकिन कहाँ पर लूप होल्स आपको नज़र आते हैं और किस दिशा में अभी और काम होना बाकी है और होना चाहिए? नहीं, ऑलमोस्ट सभी स्तर पर काम चल रहा है और बहुत सारे एरियाज हैं जो कि अभी उस पर बहुत काम करना है। चाहे हमारा जो प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग खास करके,
और रिमोट एरिया में जहाँ पर कि लोग आकर के बस जाते हैं, उनके हैबिटेशन को थोड़ा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। लोग जो नेचुरल कोर्स है रिवर का, उसमें जा कर के अगर पानी कम होता है तो वहाँ जाके बस जाते हैं, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण हो। तो इन सब एरियाज में जैसा कि मैंने कहा कि बिल्डिंग कोड्स में परिवर्तन किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो संबंधित एजेंसीज हैं वो उनका ध्यान रखते हैं कि वो आपदा से रेजिस्टेंट हो जिस हद तक हो सके, और इस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, ये भी आगे बढ़ते हैं, और जो नेचर का साथ छेड़छाड़ है वो भी कम से कम हो। तो एक संतुलन बनाने के लिए संबंधित विभाग, संबंधित मंत्रालय, यहाँ तक कि भारत सरकार के स्तर पर भी बनाए गए हैं। और जब यानी विकास और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाने की जरूरत है, एक बैलेंस होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है। कुल मिलाकर नेपाल में जिस तरीके से हाहाकार मचा है और उसके बाद तबाही का जो मंजर देखा गया, भारत में भी इसको लेकर अलर्ट है। भारत के भी कई प्रदेश हैं जहां पर खतरा बढ़ गया, खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में हालांकि एहतियात बरती जा रही है, लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी है। इसलिए ज़रूरी है कि जो ज़रूरी इंतजाम है वो पहले से कर लिए जाएं, और सरकारों की ओर से भी जो कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।